लेकिन एक कहीं ना कहीं होप बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा था वो शायद मीट होता हुआ दिखाई दे। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि सरकार ने जो 12,000 करोड़ तक का बाजार से पैसे उठाने का प्लान था वो अब खारिज कर रहे हैं, उसे फिलहाल कैंसिल कर रहे हैं। इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या इस कदम से वाकई में हमारी इकॉनमी पटरी पर लौटती हुई दिखाई देगी या नहीं? क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी हमारे साथ हैं। जोशी साहब, 12,000 करोड़ अगर बोरोइंग सरकार नहीं करती है, क्या वो वाकई में मदद करेगी, सेहत बेहतर दिखेगी इस इकोनॉमी की? देखिए, वो फिस्कल सेहत इम्प्रूव हो रही है, इसका इसका वो एक इंडिकेशन है। आपने जो ऑस्टेरिटी दिखाई है एक्सपेंडिचर में और जो बोल्ड मूव्स कुछ सरकार ने लिए थे जिसमें आपने सब्सिडी कम करने की कोशिश की है, तो उसका असर ये है कि आपने फिस्कल जो डेफिसिट का जो टारगेट सेट किया था उसके आसपास अब आप पहुंच गए हैं। तो इस वजह से आपको बोरोइंग कम करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये बॉन्ड यील्ड्स के लिए भी अच्छा है, वो नीचे नीचे की तरफ जाएंगी और ओवरऑल ये इकोनॉमी के लिए इसलिए हेल्दी है क्योंकि इसमें जो एक्सपेंडिचर रीस्ट्रक्चरिंग जो हम की तरफ जो मूव कर रहे हैं उसमें जो सब्सिडी का कम होना जो है और स्ट्रक्चरली कम होना, ये एक बहुत बड़ी बात है और आगे चलते हुए इसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेगा। ओके। लेकिन ये समझने वाली बात ये होगी जोशी साहब कि ये केवल कैश मैनेजमेंट है कि इस समय गवर्नमेंट के पास काफ़ी कैश है या वाकई उनके अकाउंट्स में एक जो डेफिसिट था वो कम हो रहा है और जिसके चलते ऐसा नहीं है कि आज बोरोइंग नहीं की तो फिर हफ्ते दो हफ्ते के बाद करनी पड़ेगी? नहीं, बोरोइंग तो देखिए, मैं बोरोइंग के विषय को लेके ज़्यादा उत्साहित नहीं हूँ। मैं आई थिंक इसमें देखने वाली बात यह है कि उन्होंने कुछ जो एक्सपेंडिचर रीस्ट्रक्चरिंग जिसकी हम कई सालों से बात कर रहे थे वो शुरू नहीं हुई थी और अब हम देख रहे हैं कि उसकी तरफ कुछ कदम सरकार उठा रही है। तो अब आगे को बजट में क्या करते हैं वो ज़रूर देखने वाली बात होगी। अगर एक वो सारे एक्सपेंडिचर्स को रूथलेसली कट करते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा भी नहीं होगा, तो उसमें डिस्टिंक्शन बनाने की ज़रूरत होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को वो कंट्रोल में रखें और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बरकरार रखें, ये करना बहुत आवश्यक होगा। उसके साथ साथ उनको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं तो कम से कम जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाई जाए। ये सब जानते हैं कि जो सब्सिडी है वो जो टारगेटेड लोगों तक नहीं पहुंचती, तो अगर आप एक्सपेंडिचर बढ़ा के लोगों तक बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे हैं तो कम से कम एक्सपेंडिचर को ज़्यादा इफेक्टिव बना के सब्सिडी को बेटर टारगेट करके आप इकोनॉमी की हेल्प कर सकते हैं और ये अगर करते हैं तो एक प्री इलेक्शन ईयर में ये आपको मदद भी करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जोशी साहब कि सरकार दरअसल जो अपना बजट एक्सपेंडिचर है, माफ कीजिएगा प्लान एक्सपेंडिचर है, जो कि कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे लगाया जाता है, वो इन्वेस्टमेंट में कटौती कर रही है? क्योंकि जाहिर है कि अगर तनख्वाह है तो आपको देनी है, सब्सिडी अगर एक्रू हो चुकी है, जहां पे आपने दाम बढ़ा लिए, जहां नहीं बढ़ाए हैं, चाहे वो फूड हो, फर्टिलाइजर हो, ऑयल हो, वो आपको देना ही देना है। तो बचने का ये आसान रास्ता हमने देखा है कई सालों में निकाला जाता है कि इन्वेस्टमेंट कम कर दो। आपको क्या लगता है अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं? जो जितना बजटेड था उससे तो कम ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी थोड़ा इसका असर ऑस्टेरिटी का दिखाई दे रहा है, पर साथ साथ ये भी देखने जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को काटने की भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की है और जिस तरह की उन्होंने प्राइसिंग डीजल वगैरह की शुरू की है उससे जो सब्सिडी बिल है अगले साल का इस पिछले साल के मुकाबले बहुत कम रहेगा, तो उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा और ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है जिससे कि आपको जो परमानेंट प्रेशर बना होता था डीजल सब्सिडी वगैरह के कारण वो अब उठ जाएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट इमीडिएट तौर पे ग्रोथ पे आता हुआ दिखेगा और शायद ऑलरेडी दिख रहा है। देखिए, कुछ तो कॉन्ट्रैक्शनरी इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है जब गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करती है तो उसका, क्योंकि सरकार जो है वो उस जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, तो स्पेंडिंग जब ऑस्टेरिटी आती है तो वो बिल्कुल जीडीपी को थोड़ा स्लो करता है। पर इसके साथ आप ये भी देखिए कि अगर गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है तो आरबीआई जो काफ़ी दिनों से ये कह रहा है कि फिस्कल सिचुएशन ख़राब होने के कारण इन्फ्लेशन में प्रेशर बना हुआ है और वो रेट नहीं काट पा रहे हैं,
तो अगर इस तरह का फिस्कल कंसोलिडेशन आरबीआई देखेगा तो वो उनको इंटरेस्ट रेट और काटने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट एंगल से आप देखेंगे कि थोड़ा इकोनॉमी को पुश मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप ऑस्टेरिटी मेजर ला रहे हैं, साथ साथ ये करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस समय की जो और कारण है जिनके कारण आपकी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में पिकअप नहीं कर रही है, उन इश्यूज को भी बजट के साथ साथ बजट में आप एड्रेस कर रहे हैं। वो बजट एक प्लेटफॉर्म नहीं है रिफॉर्म्स के लिए, पर अगर बजट के अगर ये एक्सपेंडिचर कट के साथ साथ अगर हम ये भी मेजर्स अनाउंस करते हैं रुके हुए प्रोजेक्ट्स को माइनिंग सेक्टर में, बिल्कुल तो आई थिंक ये इस आपको प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, और प्राइवेट सेक्टर जो गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट नहीं दे पा रही है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मिलेगा। तो ये चीजें करना बहुत आवश्यक है। तो मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल अगर आप बैलेंस पिक्चर देखें अगले 1-2 साल की, तो बहुत नेगेटिव असर इसका नहीं होगा, ये एक्चुअली पॉजिटिव ही होगा इकोनॉमी के लिए। तो जोशी साहब, इफ एट ऑल ये ऑस्टेरिटी मेजर्स वाकई में जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं काम करते हैं और उस पर सरकार काफी जोर देती है, अगले साल के लिए फिर क्या उम्मीद की जाए? किस तरह की स्थिति रह सकती है इकोनॉमी की? फिर क्या टारगेट्स रहेंगे फिस्कल डेफिसिट और ग्रोथ के लिहाज से? क्योंकि ग्रोथ को लेकर ही चिंता थी, सिर्फ भारतीय निवेशक ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लोग भी जो भारतीय इकोनॉमी को वॉच कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी बड़ा सवाल है। इस तरह की खराब फिस्कल डेफिसिट के माहौल में कैसे ग्रोथ अचीव हो पाएगी जो एम्बिशियस टारगेट पहले रखे थे? देखिए, फिस्कल पुश तो नहीं रहेगा ग्रोथ को ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि उनको जो दूसरे नॉन बजटरी मेजर्स हैं, जो रिफॉर्म मेजर्स हैं, उनको उनकी तरफ ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। हमारा तो ये मानना है कि अगले साल अगर नॉर्मल रहता है मानसून, तो जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहेगी। और क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट काटेगा तो उससे कुछ मदद अवश्य मिलेगी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और तीसरा फैक्टर यह है कि ऑस्टेरिटी तो है, पर इलेक्शन ईयर में मुझे लगता है कि थोड़ा तो इलेक्शन रिलेटेड स्पेंडिंग भी सरकार करेगी। अभी अवश्य ना करे, पर बाद में थोड़ा बढ़ा सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलें तो 6.4% के करीब हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन आती है। और अच्छी खबर ये साथ साथ ये भी कि इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 2 सालों से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा 2013-14 में भी। और हमारा मानना यह है कि इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन 6.5% रहेगी 2013-14 में। ओके, तो कुल मिलाकर जो आपका अंदाजा है वो ये कि फिलहाल सरकार का खर्चा कुछ कम हो रहा है, लेकिन उसकी जगह पे इन्वेस्टमेंट बूस्ट अब प्राइवेट सेक्टर की ओर से आता हुआ जरूर नजर आ सकता है, और उसका फायदा शायद आगे आते हुए नजर आए। इस कॉन्टेक्स्ट में एक और मुद्दा जो निकल कर आया है वो ये कि एक रेटिंग एजेंसी जिसने अब तक हमारा जो आउटलुक है वो नेगेटिव नहीं किया है, वो है मूडीज, और अब वहां से भी एक वार्निंग आ गई है। क्या आपको लगता है कि ये भी एक डाउनग्रेड या आउटलुक में जो बदलाव है जल्द ही होने वाला है, और ये तीसरी रेटिंग एजेंसी भी बाकी दोनों की तरह से अब भारत के बाजारों या इकोनॉमी को लेकर के अपना नजरिया बदल सकती है? नहीं, इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये ओवरऑल ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2012-13 के मुकाबले 2013-14 में जो स्थिति है, वो चाहे आप फिस्कल डेफिसिट को देखें, चाहे ग्रोथ को देखें, चाहे जो रिफॉर्म सरकार ने शुरू किए थे, वो स्थिति सुधार ही हुआ है, बदतर नहीं हुई है, और आगे चलते हुए सुधार की उम्मीद है। ओके, तो यानी यहाँ से अगर अगला साल बेहतर नजर आता है तो रेटिंग एजेंसीज भी शायद इस नजरिए से देखें। हम समझ सकते हैं कि एक रेटिंग एजेंसी से जुड़े होने की वजह से आप नहीं चाहेंगे कि इस मामले पर अपनी कोई राय दें। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो फिलहाल सरकार के जो खर्चे घटाने के कदम हैं उन पर काफी हद तक अर्थशास्त्रियों को भरोसा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चुनौती यही होगी कि अगर सरकार खर्चा कम करेगी तो उसके चलते मंदी गहरा सकती है, और ये तभी रुकेगा अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे। तो उस दिशा में जो कदम उठाए जाने हैं वो ज्यादा अहम है। लेंगे एक ब्रेक, आगे कमोडिटी अपडेट में